नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है यह है सपोर्टिंग टूल। एक नया चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एंगल प्लेट और फिर वी ब्लॉक। ये सब सपोर्टिंग टूल में आता है। तो सबसे पहला इसमें जो है ये है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, इसके टाइप्स के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब डिस्कस करेंगे। अगर सरफेस प्लेट के लिए देखें, ये सरफेस प्लेट है, जॉब को सहारा देने वाला औजार है। यानी वर्कशॉप में जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के लिए एक चिकनी सतह होनी चाहिए जिस पर रख करके जॉब को मार्किंग किया जा सके। कहीं उबड़ खाबड़ जमीन पर मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी में मार्किंग नहीं होगा। इसीलिए ये सरफेस प्लेट जॉब को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग होता है। मार्किंग करने के लिए और सारे जो भी टूलें होती हैं, जो भी टूल्स होते हैं, इसी सरफेस प्लेट के ऊपर रख करके और प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर इसके लिए देखें तो ये सरफेस प्लेट है, ये आयताकार या वर्गाकार बना होता है। इसका ये साइड और ये फेस जो होता है, पहले मशीनिंग करके इसको शेप दिया जाता है। इसके बाद अगर सतह पर जॉब के ऊपर इस सरफेस के ऊपर अगर हाई स्पॉट है, कहीं उठा हुआ भाग है, तो उसको स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग कर दिया जाता है। स्क्रैपर खुरचनी टूल है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कटिंग टूल हाई स्पॉट को खुरच करके दूर करके और सतह को क्या करते हैं हम लोग, फिनिश करते हैं। तो स्क्रैपर के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है स्क्रैपिंग बोलते हैं। तो मशीन करके और एक्यूरेट इसको स्क्रैपर के द्वारा फिनिश करके स्क्रैपिंग करके और एक्यूरेट बना लिया जाता है। मटेरियल के आधार पर अगर देखा जाए तो ये अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर देखें, पॉइंट है कि सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार या आयताकार बनी होती है। वह ऊपरी सतह तथा भुजाओं को मशीन और स्क्रैप करके परिशुद्ध बना लिया जाता है। मशीन मतलब मशीनिंग ऑपरेशन करके, और स्क्रैप मतलब स्क्रैपिंग करके स्क्रैपर के द्वारा। द सरफेस प्लेट इज यूजुअली मेड ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप एंड द अपर सरफेस एंड साइड्स आर मशीन्ड एंड स्क्रैप्ड टू मेक देम प्रिसाइज। परिशुद्ध बनाने के लिए इसको स्क्रैपिंग कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, तो कार्यशाला में प्रायः 50 इंटू 50 सेंटीमीटर और 2.5 से 5 सेंटीमीटर मोटी, ये 50 इंटू 50 ये वर्गाकार सरफेस प्लेट है। मोटाई अगर देखा जाए, ये मोटाई तो 2.5 से लेकर के 5 सेंटीमीटर होती है। साधारण कार्यों में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर और 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी सरफेस प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। यूजुअली 50 इंटू 50 सेंटीमीटर एंड 2.5 टू 5 सेंटीमीटर थिक सरफेस प्लेट इज यूज्ड इन द वर्कशॉप। 100 इंटू 100 सेंटीमीटर एंड 5 टू 7 सेंटीमीटर थिक यूज फॉर नॉर्मल वर्क। साधारण कार्यों के लिए यूज होता है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब भारतीय मानक संस्थान यानी ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा के अनुसार इसका साइज 50 इंटू 50 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मानक संस्थान के द्वारा सरफेस प्लेट का साइज कितना होता है, तो क्या बताना है, यही बताना है 50 इंटू 50 सेंटीमीटर और 2.5 से कितना 5 सेंटीमीटर मोटाई वाली सरफेस प्लेट मिलती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, इट्स साइज इज 50 इंटू 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2.5 टू 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग देखें तो यह है सामग्री के अनुसार सरफेस प्लेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के आधार पर अलग अलग सरफेस प्लेटें होती हैं। जैसे सबसे पहला इसमें है ढलवे लोहे की सरफेस प्लेट, जिसको कास्ट आयरन सरफेस प्लेट बोलते हैं। कास्ट आयरन में अगर देखें तो ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन नहीं तो क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन बोल सकते हैं, इसकी बनी होती है। ये क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन क्या है, तो ऐसा कास्ट आयरन जिसका जो दाना होता है ये महीन होता है। क्लोज्ड ग्रेन महीन दाना और नजदीक होते हैं, नजदीक यानी डेंसिटी ज़्यादा होता है, सघनता ज़्यादा होती है, घना होता है। घना होने की वजह से जब इसको मशीनिंग करेंगे और स्क्रैपिंग करके जब एक्यूरेट बनाते हैं ना, परिशुद्ध चिकना बनाते हैं, तो एक्यूरेसी इसकी सही रहती है, चिकनाई अच्छी रहती है, फिनिशिंग अच्छी रहती है।
इसीलिए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन नहीं तो क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं। पूछा जाता है कि सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है, तो उसमें मेटल दिया रहेगा तो इसको हम लोग टिक कर सकते हैं। और भी मेटल है उसके आधार पर भी पढ़ेंगे, जैसे ग्रेनाइट की होती है, फिर कांच का होता है। तो ये सभी सरफेस प्लेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेथड क्या है, तो कास्टिंग करके, ढलाई करके बनाया जाता है। अगर इसको उलट करके देखा जाए तो ये 3 लेग होता है, पैर, गोड़ी जिसको बोलते हैं, जैसे खटिया चौकी का पौआ होता है ना, उसी तरीके से। ठीक, ये खाली भाग होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें से हम लोग ऐसा शेप ही बना करके रखते हैं कि ये इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल जमा ना हो, यानी पूरा ठोस ना हो। अगर पूरा ठोस होगा तो भार ज़्यादा होगा, इसीलिए ऐसा खाली खाली बना दिया जाता है ताकि भार क्या रहे, इसका कम रहे। ये खाली बनाने का पर्पस है। इसमें हैंडल लगा होता है दोनों तरफ, ये माइल्ड स्टील का हैंडल बना होता है। इसी को पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखते हैं। वर्कशॉप में ऐसा सरफेस प्लेट देखने को मिल जाएगा आपको। अगर यूज में नहीं है तो इसको ढक करके रखा जाता है, नहीं तो धूल कण इस पर आता है। समझ में आ रहा चीज। तो सरफेस प्लेट प्रायः संघन तंतु ढलवे लोहे, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, नहीं तो क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन भी दिया है तो मार सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन का क्या मतलब है, जो ढलवा लोहा है उसका जो दाना है, कण है, महीन है और डेंसली है, सघन है। सरफेस प्लेट इज यूजुअली मेड ऑफ क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। इसमें मृदु इस्पात माइल्ड स्टील के बने 2 हैंडल इसे उठाने के लिए लगे होते हैं। इट हैज 2 हैंडल्स मेड ऑफ माइल्ड स्टील टू लिफ्ट इट, इसे उठाने के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन इस तरीके से है, सरफेस प्लेट का पदार्थ है, मटेरियल ऑफ सरफेस प्लेट इज, ऑप्शन दिया है माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, रॉट आयरन, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी होगा ना, डी राइट आंसर होगा। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। क्लियर है इतना कहानी। राइट आंसर डी। चलिए आगे की तरफ चले। तो नेक्स्ट जो सरफेस प्लेट है ये है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। अगर यहां पर देखें तो ये ग्रेनाइट सरफेस प्लेट है। कास्ट आयरन वाले से इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर है, तो पत्थर है तो क्या फायदा है इसका, फायदा ये है कि इस पर जंग नहीं लगेगा। कास्ट आयरन वाले पे जंग लग भी सकता है लेकिन इस पर नहीं लगेगा। ये पत्थर है ना, उष्मा और ताप का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, हीट और टेम्परेचर का भी प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। बाई चांस कभी इस पे थोड़ा बहुत स्क्रैच भी आ जाए तो स्क्रैच आने की वजह से इसकी एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होती है। समझ में रहा इतना कहानी। तो ये इसमें फायदे हैं। तो देखिए यह एक प्रकार के पत्थर से बनाई जाती है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। इट इज मेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ स्टोन कॉल्ड ग्रेनाइट। इस पर ना तो जंग लगता है और ना ही उष्मा और ताप का प्रभाव पड़ता है। इट नाइदर रस्टेड नॉर अफेक्टेड बाई हीट एंड टेम्परेचर। कार्य करते समय यदि इस पर खरोंच भी पड़ जाए तो भी इसकी एक्यूरेसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। वाइल वर्किंग इवन इफ इट गेट्स स्क्रैच्ड इट डज नॉट अफेक्टेड इट्स एक्यूरेसी। तो इसकी एक्यूरेसी पर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर इतना कहानी क्लियर है तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लास सरफेस प्लेट। ग्लास सरफेस प्लेट में देखें जो कांच की बनी हुई सरफेस प्लेट होती है, छोटे छोटे वर्क पीस को इसके ऊपर रख करके काम कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा भारी वर्क पीस रखेंगे तो इसके टूटने का डर रहता है, तो इस पर भी जंग नहीं लगता है। समझ रहा चीज। तो कांच की बनी हुई सरफेस प्लेटें 15 × 15 सेंटीमीटर से 60 × 60 सेंटीमीटर में मिलती है। सरफेस प्लेट मेड ऑफ ग्लास आर अवेलेबल इन साइजेज 15 × 15 सेंटीमीटर टू 60 × 60 सेंटीमीटर। इस पर जंग नहीं लगता। दे डू नॉट रस्टेड। इनका उपयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है और यह हल्की होती है, हल्का भी है, छोटे छोटे जॉब के लिए यूज होता है। दे आर यूज फॉर स्मॉल वर्क्स। इट इज लाइट। इसकी परिशुद्धता अधिक समय तक बनी रहती है। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इट्स एक्यूरेसी रिमेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेट बनी होती है। सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ, ऑप्शन दिया है सघन तंतु, ढलवा लोहा, ग्रेनाइट, ग्लास और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। मटेरियल के आधार पर अभी तक हम लोग सारा चीज देखे हैं। ये क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन के भी होते हैं, ग्रेनाइट के भी, ग्लास के भी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, तो राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे की तरफ चलें अगर, तो अब है सरफेस प्लेट का यूज, उपयोग। सरफेस प्लेट के यूज में अगर देखें तो क्या क्या प्रयोग है इसका।
तो देखिए जब भी वर्कशॉप में मार्किंग करते हैं, जैसे यहाँ पर मार्किंग टूल में ये वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज, ये सरफेस प्लेट है, ये एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट भी जॉब को सहारा देने वाला औजार होता है। इसका ये जो दो साइड होता है ये 90 डिग्री पर होता है। इसके फेस पर जॉब को टच करके और सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब मार्किंग करना होता है तो एक चिकनी सतह चाहिए, इसके लिए सरफेस प्लेट ही है, उसी के ऊपर ये सारे मार्किंग टूल को रख करके मार्किंग किया जाता है। ये वर्नियर हाइट गेज, अगर लिस्ट काउंट इसका देखें तो 0.02 mm होता है। इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखना है। ये सरफेस प्लेट है। जब भी मार्किंग करना होता है, जेनी कैलिपर के द्वारा मार्किंग करने के लिए आपको बताए हैं मार्किंग मेथड में और डाटम लाइन विधि में, अगर उसी तरीके के जॉब हैं जिसका एक साइड ये वाला और एक साइड ये, यानी दो कंजिक्यूटिव साइड 90 डिग्री पर बनाए गए हैं, सतह बनाए गए हैं और ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करना है, सरफेस प्लेट, जॉब और एंगल प्लेट की सहायता से वर्नियर हाइट गेज में माप सेट करके और एक एक लाइन की मार्किंग कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ पर यूज होगा? तो ये सरफेस प्लेट पर रख करके। यहाँ पर अगर देखें तो एक होता है स्क्राइबिंग ब्लॉक, नहीं तो सरफेस गेज बोला जाता है। इसके द्वारा भी हम लोग जब जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं तो ये सरफेस प्लेट के ऊपर ही रख करके मार्किंग किया जाता है। तो स्क्राइबिंग ब्लॉक प्लस में ये वर्नियर हाइट गेज, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी बस ये देखना है तो इस पर मार्किंग करना होगा तो कहाँ रखते हैं? मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट के ऊपर भी ब्लॉक को भी, अगर बड़े जॉब गोल बेलनाकार जॉब को सहारा देने के लिए और सहारा देकर के इस पर मार्किंग करना है तो ये भी कहाँ रखा जाता है? तो इसी सरफेस प्लेट के ऊपर। यहाँ पर अगर देखें तो ये वर्नियर हाइट गेज का ये जो स्क्राइबर होता है, इसके जगह ये डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये सब पढ़ेंगे गेज में, हम लोग पढ़ेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। इसको लगा करके स्क्राइबर की जगह, और डायल टेस्ट इंडिकेटर का काम होता है जॉब का कंसेंट्रिसिटी चेक करना, राउंडनेस चेक करना। यानी ये बेलनाकार जॉब है, ये पूरे गोलाई में एक समान बना है कि नहीं बना है, कंसेंट्रिक है कि नहीं है, इसको जांच करने के लिए भी हम लोग ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्र में 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है, नहीं तो इससे भी अच्छा 0.001 mm वाला मिलता है, ठीक। तो इसकी सहायता से भी हम लोग जॉब को सही होने की जांच कर सकते हैं। कंसेंट्रिसिटी, राउंडनेस, फ्लैटनेस, ये सारे चीज चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। ये सभी चेकिंग करने के लिए हम लोग सभी को चेकिंग करने के लिए कहाँ रखते हैं? तो ये सरफेस प्लेट पर रखते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन पे नहीं रखते। ये स्क्राइबिंग ब्लॉक नहीं तो मार्किंग ब्लॉक है, यही गाइड पिन का सहारा लेकर के हम लोग जॉब की सतह पर मार्किंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये जितने भी मार्किंग टूल यूज हो रहे हैं या सपोर्टिंग टूल यूज हो रहे हैं, जैसे एंगल प्लेट है, ये वी ब्लॉक है, इन सबको कहाँ रखा जाता है? तो सरफेस प्लेट के ऊपर ही। उबड़ खाबड़ जमीन पे मार्किंग नहीं होता है, समझ में ना चीज। सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज तथा मार्किंग ब्लॉक, जिसको सरफेस गेज भी बोलते हैं हम लोग, मार्किंग ब्लॉक को, नहीं तो स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोला जाता है, की सहायता से जॉब के सही और सीधे किनारे के समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। कीपिंग द जॉब ऑन द सरफेस प्लेट विद द हेल्प ऑफ वर्नियर हाइट गेज एंड मार्किंग ब्लॉक, यानी सरफेस गेज बोलते हैं मार्किंग ब्लॉक को। लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द राइट एंड स्ट्रेट एज ऑफ द जॉब। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से माप ली जा सकती है। जो वर्नियर हाइट गेज जो होता है, ये मार्किंग और मेजरिंग यंत्र होता है, यानी इसके द्वारा मार्किंग भी कर सकते हैं, जॉब की हाइट वगैरह चेक किया जा सकता है, इसीलिए इसको मार्किंग और मेजरिंग यंत्र बोलते हैं। हाइट चेक करने के लिए जॉब को इस तरीके से सरफेस प्लेट पर रख करके ही स्क्राइबर को ऊपर से रखते हैं, जितना रीडिंग होगा इसमें पता चल जाएगा कितना हाइट है, ठीक। वांछित ऊंचाई पर मार्किंग की जा सकती है तथा डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जॉब और इसके भागों के सही होने की भी जांच की जा सकती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा कंसेंट्रिसिटी, राउंडनेस, ये सब चेक कर सकते हैं, ठीक। ये सब काम करना होगा तो कहाँ? तो सरफेस प्लेट के ऊपर। अब इसी का इंग्लिश पार्ट देखें तो बाय प्लेसिंग द जॉब ऑन द सरफेस प्लेट मेजरमेंट कैन बी टेकन विथ the help of vernier height gauge. Marking can also be done at the desired height, and with the help of dial test indicator the correctness of the job and its parts can also be checked. Next अगर देखें
तो यह सरफेस प्लेट की सहायता से किसी जॉब की सतह की चपटेपन की भी जांच की जा सकती है, यानी फ्लैटनेस। इसके लिए पर्सियन ब्लू का उपयोग किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ सरफेस प्लेट द सरफेस फ्लैटनेस ऑफ जॉब इज ऑल्सो चेक्ड। फॉर दिस पर्सियन ब्लू इज यूज्ड। पर्सियन ब्लू मार्किंग मीडिया बताएं आपको। जॉब के फ्लैटनेस को सरफेस प्लेट के द्वारा कैसे चेक किया जाए, इसको समझना है। यही चीज लिखा गया है कि फ्लैटनेस भी चेक करते हैं। अगर इस तरीके का जॉब है, ये फिटिंग वाला जॉब है, अगर इसको लीजिए ना, ये सतह इसका फ्लैट है कि नहीं है, या इस जॉब का ये सतह फ्लैट है कि नहीं है पूरा, इसका जांच करना है। तो इसके लिए हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर पर्सियन ब्लू का हल्का लेप लगा देते हैं। सरफेस प्लेट के ऊपर अगर इस पार्ट का फ्लैटनेस चेक करना है तो जॉब को इसके ऊपर रख करके और हल्का से घुमा दिया जाता है। अब पर्सियन ब्लू का लेप अगर जॉब के पूरे सतह पर लग गया, इसका मतलब यह है कि जॉब पूरा फ्लैट है। अगर कहीं कहीं अगर पर्सियन ब्लू का लेप ऐसा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो ऊंचा भाग है वहीं पर लगा है ना, जो ऊंचा भाग है वहीं पर लगा है, तो हाई स्पॉट है। ऊंचे भाग को फिर फ्लैट बनाने के लिए फाइलिंग करके क्या करना पड़ता है, चिकना करना पड़ेगा, फिर फ्लैट बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे चेक कर सकते हैं। तो सरफेस प्लेट के द्वारा ऐसे जॉब की फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा इतना चीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाल्टी के बाल्टी यहाँ पर पर्सियन ब्लू डाल दो, बाल्टी के बाल्टी पर्सियन ब्लू, मतलब ज्यादा मात्रा में पर्सियन ब्लू रहेगा, ये पूरा सतह पे लेप लग जाएगा ना, इसीलिए कम हल्का और पतला लेप लगाते हैं पर्सियन ब्लू का, ताकि पता चले कि कहाँ पर हाई स्पॉट है, उठा हुआ भाग है। फिर उसको फाइलिंग करके क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो ऐसे फ्लैटनेस की चेक कर सकते हैं ये सरफेस प्लेट की सहायता से। पर्सियन ब्लू नहीं रहता है तो वर्कशॉप में प्रैक्टिकली क्या करते हैं लोग, जो ऑयल होता है तेल, उसका हल्का लेप लगा दिया जाता है और फिर उसी तरीके से जॉब को रखकर हल्का घुमा दिया जाता है। घुमाने के बाद फिर देखा जाता है पूरे सतह पर लगा है तो फ्लैट है, कहीं कहीं लगा है तो क्या है, उठा हुआ भाग। और जब फाइलिंग करना है, तेल अगर लगा हुआ है तो तेल को साफ करना होगा ना, तो फाइल स्लिप करेगा या कटिंग नहीं करेगा। क्लियर है इतना कहानी। तो इसलिए अच्छा वहां पर यही रहता है पर्सियन ब्लू मार्किंग मीडिया जो बताए थे। इतना अगर क्लियर है तो विद द हेल्प ऑफ सरफेस प्लेट द सरफेस फ्लैटनेस ऑफ जॉब इज ऑल्सो चेक्ड। फॉर दिस पर्सियन ब्लू इज यूज्ड। इसके लिए पर्सियन ब्लू। बाकी ये भी देखते हैं हम लोग, यह है साइन बार। साइन बार के द्वारा अगर हम लोगों को जॉब का कोण चेक करना है तो इसके लिए भी जो सेटिंग करते हैं, यानी साइन बार के द्वारा जब हम लोगों को जॉब का कोण चेक करना होता है तो उसके लिए ढेर सारा टूल यूज होता है, सेटिंग करना पड़ता है। क्या क्या यूज होगा, तो ये आधार सतह के रूप में ये सरफेस प्लेट यूज होगा। ये है स्लिप गेज जिसका प्रयोग डायमेंशन बनाने के लिए, हाइट बनाने के लिए करते हैं। और ये जो गाड़ी के जैसा दिख रहा है ये है साइन बार। साइन बार का साइज ये रोलर के दोनों सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। ये जॉब है, ये जॉब है, ये एंगल है, ये एंगल कितना है इसका ये निकाल सकते हैं हम लोग। इसके लिए फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग होता है। ये जो साइन बार है ये 1 मिनट के एक्यूरेसी में, कितना मिनट, 1 मिनट के एक्यूरेसी में जॉब के कोण को बता सकता है। जैसे वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के द्वारा 5 मिनट की एक्यूरेसी, उससे भी अच्छी सूक्ष्मता में ये 1 मिनट की सूक्ष्मता में इसके द्वारा एंगल को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है ये यहाँ का विषय नहीं है, ये सारा हम लोग गेज में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझिए, ये जो साइन बार है इसके साथ ये सारा जुगाड़ जो होता है सेट करना है तो उबड़ खाबड़ जमीन पर रख करके सेट करेंगे क्या, उबड़ खाबड़ जमीन नहीं चाहिए। उसके लिए भी क्या चाहिए, सरफेस प्लेट। ये सारा सेटिंग सरफेस प्लेट के ऊपर ही किया जाता है। तो ये भी यूज है इसका सरफेस प्लेट का। जॉब के कोण की सही माप लेने या इसके सही होने की जांच करने के लिए सरफेस प्लेट के लिए प्लेट पर साइन बार को सेट किया जाता है। साइन बार इज सेट ऑन द प्लेट टू मेजर और चेक द करेक्टनेस ऑफ द जॉब एंगल। साइन बार के लिए थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं। यानी इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिनट होता है। लंबाई दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। हाई ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं, उत्तम स्टील के, टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इसके बाद
15 से 45 डिग्री के कोण के लिए ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है और ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन थीटा निकालते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण करके, ठीक। तो ये यहाँ का विषय है ही नहीं, बस इतना समझ के रखना है कि सरफेस प्लेट पर ये सारा जुगाड़ सेट किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न से किस कार्य के लिए किया जाता है। सरफेस प्लेट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन दिया है कि जॉब की चपटेपन चेक करने के लिए, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचने के लिए, साइन बार तथा किसी जॉब के कोण को चेक करने के लिए और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? अगर सरफेस प्लेट के यूज के लिए देखें तो ये डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। जॉब की चपटेपन ये बता दिए कैसे चेक करते हैं, पर्सियन ब्लू को रख करके जॉब को उस पर घुमा करके और देखा जाता है। पूरा सतह पर लेप लगा है तो फ्लैट है, कहीं कहीं लगा है तो ऊंचा भाग है, वहीं पे ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचना। ये कैसे जांचते हैं? ट्राई स्क्वायर का ये जो ब्लेड, ये ब्लेड और स्टॉक होता है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर होता है। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचने के लिए हम लोग सरफेस प्लेट का कैसे यूज करते हैं? तो इसको मानते हैं कि ये सरफेस प्लेट है और ये ट्राई स्क्वायर है। तो ट्राई स्क्वायर को इस तरीके से, इसका ये जो स्टॉक होता है, सरफेस प्लेट का ये जो किनारा होता है, ये भी तो एक्यूरेट मशीन किया होता है, आयताकार या वर्गाकार होता है। स्टॉक को इसके साथ टच करके और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब स्टॉक को मान लीजिए इस तरीके से टच किए यहाँ, तो ब्लेड यहाँ आएगा, ब्लेड यहाँ आएगा, तो इसके द्वारा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचने का मतलब क्या है कि ब्लेड और स्टॉक एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है कि नहीं है, या टेढ़ा तो नहीं है। तो इस तरीके से स्टॉक और ब्लेड को टच करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ट्राई स्क्वायर को अगर ऐसे रखे थे ना, ऐसे रख के ये लाइन ड्रॉ की है। अब की बार क्या करना है, ट्राई स्क्वायर को उल्टा करके इधर से उल्टा करके अब दूसरा लाइन ड्रॉ करना है। दूसरा लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो मान के चलिए यहाँ लाइन आया, ये लाइन ड्रॉ करते हैं। सरफेस प्लेट पर अगर काम कर रहे हैं तो जो चौक होता है ना, चौक से ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये दोनों की दूरी माप ली जाती है स्टील रूल के द्वारा। अगर ये दोनों एक दूसरे के समानांतर लाइन है, इसका मतलब ट्राई स्क्वायर का ब्लेड 90 डिग्री पर है, ये शुद्ध है, एक्यूरेट है। तो ऐसे हम लोग ट्राई स्क्वायर की शुद्धता भी जानते हैं और साइन बार द्वारा किसी जॉब के कोण को भी चेक करते हैं। तो ये तो सारा है ना, डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ चले तो नोट पॉइंट है यहाँ पे। नोट पॉइंट में है कि सरफेस प्लेट ग्रेड 1, 2 और 3 में मिलते हैं। ग्रेड 1 का प्रयोग अधिक होता है। सरफेस प्लेट्स आर अवेलेबल इन ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 इज मोर कॉमनली यूज्ड। ग्रेड 1 ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का विवरण कैसे दिया जाता है? तो विवरण देने के लिए क्या क्या बताना होता है? तो लंबाई बताना पड़ेगा, चौड़ाई, लेंथ, विड्थ, ग्रेड अभी देख लिए 1, 2 और 3 होता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड नंबर होता है, भारतीय मानक संस्थान के द्वारा जो दिया गया नंबर है उसको भी बताया जाता है। तो जैसे देखिए ना एग्जाम्पल में कि कास्ट आयरन सरफेस प्लेट 2000 mm इंटू 1000 mm GR1 IS 2285। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। अगर यहाँ पर ये 2000 देखें तो ये क्या है, लेंथ है ना, ये 1000 देखें तो ये विड्थ है, चौड़ाई। और GR1 का मतलब क्या है, ग्रेड 1। और IS 2285 ये भारतीय मानक संस्थान द्वारा दिया गया नंबर है। ये तो सारा चीज आ गया, लेंथ, विड्थ, ग्रेड एंड इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। इसी तरीके से अगर पूरा लाइन लिख करके कि एक सरफेस प्लेट के लिए निम्नलिखित विवरण दिया गया है, इस तरीके से पूरा लाइन लिख दे तो जितना टर्म आ रहा है उतना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछेगा कि ये 2000 क्या है, तो क्या बताएंगे, लंबाई बताएंगे। ये 1000 क्या है, तो ये चौड़ाई है। ये GR1 का मतलब क्या है, तो ग्रेड 1 है। IS 2285 का मतलब क्या है, भारतीय मानक संस्थान द्वारा दिया गया नंबर है। तो ऐसे विवरण देते हैं। चलिए आगे की तरफ चले अगर, तो ये है मार्किंग टेबल, नहीं तो लेआउट टेबल भी बोलते हैं इसको, मार्किंग टेबल या लेआउट टेबल। इसके लिए भी अगर देखें तो ये ढलवे लोहे नहीं तो ग्रेनाइट की बनी होती है। मटेरियल पूछा जाता है कि मार्किंग टेबल किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन नहीं तो ग्रेनाइट का बना होता है। सरफेस प्लेट और इसमें क्या अंतर है? इसका प्रयोग हम लोग रेफरेंस सरफेस के लिए आधार सतह के रूप में यूज करते हैं। अगर पूछे कि आधार सतह के रूप में कौन सा यूज होता है, सरफेस प्लेट और मार्किंग टेबल दोनों दिया है,
तो मार्किंग टेबल को हम लोग टिक करेंगे। क्यों? तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये सरफेस प्लेट से बड़ी होती है, इसके जो सतह है, सतह के ऊपर ये लाइन इनग्रेव्ड होती है। इनग्रेव्ड लाइन का मतलब है ये अलग अलग लाइनें होती है इस तरीके से, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किधर से भी मानोगे अगर तो लाइनें होती है इस तरीके से दोनों तरफ से। ये हल्की हल्की पतली ग्रुप की जैसी दिखती है। तो ये लाइन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जॉब को रेफरेंस में सेट करने के लिए। ये जो लाइनें होती हैं जॉब को रेफरेंस में सेट करने के लिए। अगर जॉब को रख करके इस पर मार्किंग कर रहे हैं हम लोग, जॉब सीधा है कि नहीं है इस लाइन से पता चल जाएगा। अगर जॉब इस तरीके से रखे है, जॉब ऐसे, तो ये पता चल रहा है कि सीधा जॉब नहीं है। लेकिन रेफरेंस अगर लाइन का ले, ये जो लाइन होती है हमेशा ये गाइडलाइन का काम करेगी एक तरह से। अगर जॉब के किनारे को ऐसे सटा करके रख दिया जाए किधर से भी एक तरफ से, तो जॉब 100% सीधा होगा। तो ये इनग्रेव्ड लाइन होती है, इसीलिए इसको रेफरेंस के रूप में यूज होता है, आधार सतह के रूप में यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पर देखें तो ये वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक में भी मैच्ड पेयर वी ब्लॉक है। मैच्ड पेयर का मतलब होता है जोड़े वाले वी ब्लॉक जो समान साइज के समान एक्यूरेसी वाले होते हैं। जैसे चप्पल होता है ना जोड़ी में, अगर 6 नंबर किसी को चप्पल लग रहा है तो दोनों 6 नंबर होगा ना, कि एक 6 नंबर और एक 10 नंबर होता है, तो 6 नंबर ही होगा। तो मैच्ड पेयर एम से सूचित किया जाता है। इसके ऊपर बड़े जॉब को सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं। ये लंबा जॉब है, इस पर मार्किंग वगैरह करना है। ये यू क्लैंप है, जॉब को क्लैंप कर दिया गया। अगर इसको इस जॉब के ऊपर मार्किंग करना है तो जॉब को इसके ऊपर, यानी जो लेआउट टेबल या मार्किंग टेबल है इसके ऊपर रखें तो जॉब सीधा सेट है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ये जो वी ब्लॉक का किनारा है, एक वी ब्लॉक का किनारा यहाँ सेट कर देंगे लाइन से टच करके, ये रेफरेंस देते रहेगा। थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो ये पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी वी ब्लॉक को सीधा इस लाइन से सेट कर सकते हैं, किसी भी इधर से सेट करो या इस लाइन के अबाउट करो। ये लाइन है ना, तो इधर उधर भागने नहीं देगा। अब जॉब यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? एकदम सीधा पकड़ा गया होगा। तो ये इसका कहानी है। ठीक, यह ढलवे लोहे या ग्रेनाइट की आयताकार या वर्गाकार होती है जो साधारणतः 1 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी होती है। इट इज ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ऑफ कास्ट आयरन और ग्रेनाइट विच इज यूजुअली 1 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका प्रयोग आधार सतह रिफरेंस सरफेस के रूप में जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड एज रिफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग ऑन द जॉब। ये ध्यान रखना है, रिफरेंस सतह के रूप में पूछे तो यही मार्किंग टेबल नहीं तो लेआउट टेबल बोलते हैं। ये माइल्ड स्टील के स्टैंड के ऊपर रखी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो इस पर जॉब को रखकर उस पर रूल, डिवाइडर या ऑड लेग कैलिपर आदि से मार्किंग की जाती है तथा पंच के द्वारा पंचिंग करते समय भी यह प्रयोग में लाई जाती है। पंच के द्वारा जब हम लोग लाइनों को परमानेंट पक्का करते हैं तो उस समय भी ये यूज होती है। मार्किंग इज डन बाय कीपिंग द जॉब ऑन इट विथ रूल, डिवाइडर और ऑड लेग कैलिपर etc एंड इट इज ऑल्सो यूज वाइल पंचिंग बाई पंच या माइल्ड स्टील के बने स्टैंड के ऊपर फिट होती है। यूजुअली इट इज फिटेड ऑन ए स्टैंड मेड ऑफ माइल्ड स्टील। क्वेश्चन है कि मार्किंग टेबल को खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है। मार्किंग टेबल्स आर मेड अप ऑफ, इसरो में पूछा है, कंक्रीट का, एल्युमिनियम का, ग्रेनाइट, नन ऑफ दिस। तो मटेरियल क्या है? ग्रेनाइट नहीं तो कास्ट आयरन का होता है ना, तो ग्रेनाइट दिया है, इसको क्या करेंगे? सी टिक कर देंगे, सी। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो सपोर्टिंग टूल में अब है हम लोगों का एंगल प्लेट। सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ लिए, अब है एंगल प्लेट। अगर एंगल प्लेट के लिए देखें तो ये एंगल प्लेट है। इसका ये जो साइड है, ये एक फेस और ये नीचे वाला फेस, ये पूरा एक्यूरेट फिनिश होता है। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन नहीं तो क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन, भूरा ढलवा लोहा। भूरे ढलवे लोहे का प्रयोग इसलिए क्योंकि उसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है तो उस पर फिनिशिंग अच्छा आता है। और ग्रेफाइट एक प्रकार का सॉलिड लुब्रिकेंट है तो चिकनाई भी इसकी बनी रहती है। तो क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट होता है। अगर इसके साइज के बारे में बात करें कि साइज कैसे लेते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लेते हैं। ये लेंथ है,
ये विड्थ है, ब्रेड्थ नहीं तो चौड़ाई बोलेंगे, और ये हाइट है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से इसका साइज लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट है, ये ठोस है ना, पूरा ठोस है, कहीं होल नहीं दिख रहा है, खाली भाग नहीं दिख रहा है, इसलिए प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट बोलते हैं इसको। ये पीछे की तरफ एक रिब लगा हुआ है, ये रिब होता है, रिब जैसे रीढ़ की हड्डी हम लोगों की होती है ना, उसी तरीके से इसमें रिब होता है। तो ये रिब का क्या काम है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो अगर यहाँ पर रिब के लिए देखा जाए तो इसका जो वर्टिकल फेस या हॉरिजॉन्टल फेस है, एक दूसरे के साथ कितना डिग्री कोण पर होता है, तो 90 डिग्री। इसीलिए पूछा जाता है कि कोण प्लेट का कोण कितना होता है, यानी एंगल प्लेट का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये रिब है, इसका क्या काम है, तो रिब का दो काम है। पहला काम है कि इसी को पकड़ करके हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर इधर उधर खिसकाते हैं, और जॉब को जिस पर मार्किंग करना है ये फेस के ऊपर सटा करके रखते हैं ना, दिखाए थे वर्नियर हाइट गेज में। तो इसी को पकड़ करके सरफेस प्लेट पर खिसकाते हैं। दूसरा इसका काम है, ये रिजिडिटी प्रदान करता है, इस एंगल प्लेट को रिजिडिटी मतलब दृढ़ता या मजबूती प्रदान करता है। कैसे, या डिस्टॉर्शन से भी बचाता है। देखिए ना, अगर ये रिब नहीं रहता, ये रिब पीछे से नहीं रहता, ये सपोर्टिंग का काम कर रहा है ये वर्टिकल फेस को, अगर ये नहीं रहता तो लंबे समय तक यूज करने के बाद हो सकता था ये वर्टिकल जो फेस है ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाए, टेढ़ा हो जाए, 90 डिग्री के बजाय कुछ और एंगल हो जाए, टेढ़ा हो जाए लंबे समय तक यूज करने के बाद। लेकिन जब ये रिब रहेगा, टेढ़ा क्यों होगा, क्योंकि इसी पर जॉब को सपोर्ट करते हैं ना, तो एक दिन में नहीं होगा, लंबे समय तक हो सकता है। लेकिन ये रिब रहता है, तो रिब रहने की वजह से जॉब को सपोर्ट करता है, ये इधर की तरफ से जॉब इधर से रखेंगे तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं आता है, और मजबूती भी प्रदान करता है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फेस अच्छे तरीके से 90 डिग्री पर रहते हैं। सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। जैसे केला का पौधा होता है ना, केला का पौधा, उसमें पूरा फल लग गया बड़ा सा, तो उस समय क्या करते हो, अगर उसको सपोर्ट नहीं दिया जाए तो लौट जाएगा ना केला का पौधा। तो सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं, पटरी नहीं तो बांस का सपोर्ट दिया जाता है, जिसको थूम भी बोला जाता है। पटरी या बांस का सपोर्ट देते हैं, तो वैसा रखने से वो पौधा गिरता नहीं है। वैसा ही हाल है, ये पीछे से अगर रिब रहेगा तो ये डिस्टॉर्शन नहीं होता है, टेढ़ेपन नहीं आता है, एक्यूरेसी बनी रहती है। और इसी को पकड़कर सरफेस प्लेट पर क्या करते हैं, चलाते हैं। ये सब आएगा आगे। एंगल प्लेट क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। कास्ट स्टील मतलब स्टील मटेरियल है और कास्टिंग करके बनाया गया है, ढलाई करके बनाया गया है। एंगल प्लेट इज मेड ऑफ क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। इसकी दोनों भुजाएं समकोण 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इस टू आर्म्स आर ज्वाइंड एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट अगर देखें, एंगल प्लेट का साइज इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। जैसे 175 into 100 into 125 mm. The size of angle plate is taken from its length, width and height. एग्जाम्पल के लिए देखें तो 175 into 100 into 125 mm, ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। चलिए क्वेश्चन है, कोण प्लेट का कोण है, एंगल ऑफ द एंगल प्लेट इज ऑर्डिनेंस फैक्टर 2017 में पूछा है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कोण प्लेट का कोण कितना, तो डी राइट आंसर 90 डिग्री। चलिए आगे की तरफ चलें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल प्लेट का साइज कैसे लिया जाता है। साइज ऑफ एंगल प्लेट इज डिफाइंड एज लेंथ एंड विड्थ, लेंथ विड्थ एंड हाइट, नन ऑफ द अबव। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ना। चलिए आगे नेक्स्ट अगर देखें तो एंगल प्लेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट। इसमें अगर देखें तो प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट, जीरो वाली एंगल प्लेट जिसको स्लॉटेड एंगल प्लेट बोलते हैं, एडजस्टेबल एंगल प्लेट और बॉक्स एंगल प्लेट। अगर यहाँ पर देखा जाए कि निम्न में से एंगल प्लेट का कौन सा प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंगल प्लेट। ऑप्शन दिया सॉलिड एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट, बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, ऑल ऑफ दिस। तो एंगल प्लेट के कितने टाइप्स, तो ये सभी ना, उपरोक्त सभी, ये सारा तो दिखा है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर टाइप्स में देखें तो पहला है प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट। इसी के बारे में चर्चा किए थे, यही प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट है। इसका ये वर्टिकल फेस, ये हॉरिजॉन्टल फेस, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर होता है। पीछे की तरफ रिब बनी होती है। रिब का दो काम होता है सरफेस प्लेट पर, इसी को पकड़ करके इसको स्लाइड किया जाता है, नहीं तो
ये दृढ़ता का काम करता है ना, इसको एंगल प्लेट को रिजिडिटी प्रदान करती है और डिस्टॉर्शन होने से बचाता है, मुड़े ना। तो मेरा चीज ये अलग अलग साइज की हो सकती है, जैसे छोटा, थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा। इसके दोनों सतह और भुजाएं एक दूसरे के समकोण पर बनी होती है 90 डिग्री। बोथ इट्स सरफेस एंड साइड्स आर मेड एट राइट एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर। इसके पीछे की वो रिब बनी होती है जो एंगल प्लेट को दृढ़ता, रिजिडिटी प्रदान करती है तथा टेढ़ेपन, डिस्टॉर्शन से भी बचाती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। इन दिस रिब्स आर मेड एट द बैक which provides rigidity to the angle plate and also prevents distortion। मजबूती, रिजिडिटी, दृढ़ता देता है, जैसे केले के पौधे को दृढ़ता मिलता है, और डिस्टॉर्शन से भी बचाता है। एंगल प्लेट में से यह सबसे अधिक प्रयोग की जाती है तथा यह दूसरे एंगल प्लेट्स की अपेक्षा छोटे साइज की होती है। ज़्यादा यूज होने वाला एंगल प्लेट यही है, लेकिन और सब के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंगल प्लेट्स एंड इट इज स्मॉलर इन साइज देन अदर एंगल प्लेट्स। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यह है झिर्रियों वाली एंगल प्लेट, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट बोलते हैं। झिर्रियों वाली मतलब इसका जो वर्टिकल फेस है, बॉटम फेस है, इसमें अगर देखें तो ये स्लॉट कटा होता है आर पार, इसी को हम लोग झिरी बोलते हैं, स्लॉट, खांचा बोलते हैं। तो इस स्लॉट का क्या काम हो, ये पूछा जाता है। तो ऐसे जालीदार है तो झांकने के लिए ना, इधर से उधर देख सकते हैं, इसके लिए होता है। तो इसके लिए नहीं होता है, इसके लिए नहीं होता है, तो किसके लिए होता है? तो जॉब को क्लैंप करने के लिए जो क्लैंप और बोल्ट होता है, उसको फंसाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जॉब को क्लैंपिंग के लिए क्लैंप और बोल्ट का क्या मतलब है, कैसे फंसाया जाए? तो देखिए, यहां पर अगर देखें कि ये जॉब है, इस जॉब में हम लोगों को ड्रिलिंग करना है, ऐसा ड्रिलिंग करना है। तो ये क्लैंप है, ये बोल्ट है। पहले तो हम लोगों को जॉब को पकड़ना है इसमें, इस क्लैंप के माध्यम से, और बोल्ट को डालकर, इसमें होल है, उधर से नट डाल करके जॉब को पकड़ लिया गया है। नीचे में एक सपोर्ट दिया गया है, पैकिंग। जैसे ड्रिलिंग करते हैं तो नीचे लकड़ी का गुटका रख दिया जाता है ना, ताकि ड्रिल आर पार होल करे तो लकड़ी के गुटके में घुसे। उसी तरीके से ये पैकिंग दिया गया है लकड़ी के गुटके का। तो पहले तो जॉब को पकड़े, अब जॉब को पकड़ लिया गया, अब ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर ड्रिलिंग करना है। तो वहां पर मशीनों के टेबल के ऊपर या तो टी स्लॉट होता है, ये बताए हैं मशीन भाई जब पढ़ा रहे थे, नहीं तो आर पर स्लॉट कटा होता है। मशीनों के टेबल के ऊपर एंगल प्लेट का ये जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल फेस होता है, इसको भी हम लोग बोल्ट के द्वारा, नट बोल्ट और वाशर के द्वारा क्लैंप करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक दिखाया जा रहा, उस साइड से भी लगा सकते हैं, दो दो, ठीक, सपोर्टिंग के लिए नीचे से भी। और जो अब इसमें वर्टिकल फेस में पकड़ा गया है, अब ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग कर सकते हैं मशीन के टेबल के ऊपर ऐसे रख करके। ये मशीन का, ड्रिल मशीन का ये ड्रिल चक में ड्रिल पकड़ा गया है, ड्रिल मशीन के फीड हैंडबिल को नीचे की तरफ दबाव दे करके इसमें हम लोग आर पार होल कर सकते हैं। तो ये जो स्लॉट का काम होता है, स्लॉट का क्या काम है? क्लैंपिंग बोल्ट को फंसाना, ठीक, टू एकोमोडेट द क्लैंपिंग बोल्ट्स, और फंसा करके जॉब को क्या कर सके, क्लैंप कर सके। अब यहाँ पर देखिए ना, किसी किसी को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ से जब ये ड्रिल नीचे आएगा तो ये बोल्टवा में ना होल कर देगा। अरे तो बोल्टवा में कैसे होल कर देगा, ये यही जॉब है ना, यही जॉबवा को वहां ले गए हैं ना। तो ये कैसे पकड़ा गया है, देखो यहाँ पर जॉब है, ये तो एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ है। जब ड्रिल यहाँ से आएगा तो इधर आएगा ना। अगर इसको देखा जाए, यहाँ से आकर के देखे वो ये साइड व्यू, साइड से आकर देखोगे तो साइड व्यू में ये क्या दिखेगा, ये बोल्ट दिखेगा यहीं पर एक प्लेन में। तो ये बोल्ट अलग है, यहाँ पर नहीं है, इस कंडीशन में दिख रहा है, ठीक। चलिए देखिए, इन एंगल प्लेटों की दोनों सतहों पर झिरियां कटी होती है। स्लॉट्स का उपयोग क्लैंपिंग बोल्ट को फंसाने के लिए किया जाता है। ये पूछा जाता है स्लॉट का क्या काम है। द ग्रूव्स आर कट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ दिस एंगल प्लेट। स्लॉट्स आर यूज्ड टू ट्रैप द क्लैंपिंग बोल्ट्स। क्लैंपिंग बोल्ट को फंसाने के लिए स्लॉट का यूज होता है। नेक्स्ट है, यह प्लेन एंगल प्लेट की अपेक्षा बड़े साइजों में मिलती है। प्लेन या सॉलिड एंगल प्लेट जो था उससे बड़े साइज में मिलते हैं। इट इज अवेलेबल इन लार्जर साइज देन प्लेन एंगल प्लेट। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से, एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ स्लॉट्स इन एंगल प्लेट इज जॉब को सहारा देने हेतु, बोल्ट फंसाकर जॉब क्लैंप करने हेतु, सुंदरता हेतु, और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो बोल्ट फंसा करके जॉब को क्या करना, क्लैंप करना, बी।
चलिए नेक्स्ट देखें तो ये है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। अगर इसके लिए देखा जाए तो ये एडजस्टेबल एंगल प्लेट है, इसका ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट होता है, ये नट बोल्ट के द्वारा जुड़ा होता है। दो अलग अलग पार्ट है, कब्जे की भांति होती है। इस नट बोल्ट को ढीला करके इसका हम लोग अलग अलग एंगल पर झुका करके और इसके ऊपर जॉब को रख करके मार्किंग की क्रिया कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो इसमें होता क्या है, किसी किसी में अगर देखा जाए तो ये एक स्विवल बेस होता है जिस पर एंगल का मार्किंग होता है। तो जितना डिग्री पर सेट करना है उसके अनुसार इसको हम लोग नट बोल्ट से ढीला करके और एंगल पर सेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एडजस्टेबल एंगल प्लेट बोलते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। इन एंगल प्लेटों में दो भुजाएं कब्जे की भांति खुलती है, ये नट एवं बोल्ट की सहायता से आपस में जुड़ी होती है। इन पर डिग्री के निशान लगे होते हैं। In these angle plates, two arms open like hinges. They are connected with each other with the help of nuts and bolts. They have degree marks on them. नट एवं बोल्ट को ढीला करके इच्छित कोण पर सेट कर सकते हैं। It can be set at the desired angle by loosening the nut and bolt. नेक्स्ट है बॉक्स एंगल प्लेट, चौथा। अगर इसके लिए देखें तो ये बॉक्स एंगल प्लेट है। इसका ये जो सभी सत्ता होते हैं ये फिनिश होते हैं और ये देखिए टी स्लॉट कटा है ताकि जॉब को अगर इस पर क्लाइंब करने की आवश्यकता हो तो क्लाइंब किया जा सके, या आर पार खांचा होता है। इस तरीके से इसके फेस है। इसका फायदा ये है कि किसी भी सतह को घुमा करके किसी भी दिशा में हम लोग मार्किंग या और ऑपरेशन अलग अलग क्रिया कर सकते हैं। बॉक्स के आकार में बनी होती है। इट इज मेड इन द शेप ऑफ ए बॉक्स। जॉब को इस पर बांध कर इसको किसी भी दिशा में घुमा कर दूसरी मार्किंग और ऑपरेशन कर सकते हैं। यही इसका मुख्य लाभ है। बाई होल्डिंग द जॉब ऑन इट, rotating it in any direction, you can do other marking and operation. This is its main advantage. यही इसका क्या है, मुख्य लाभ है। चलिए आगे की तरफ चले अगर तो नेक्स्ट है एंगल प्लेट की परिशुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ एंगल प्लेट। तो परिशुद्धता के अनुसार यह ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में मिलती है। अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन इट इज अवेलेबल इन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 या अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी। ठीक, ग्रेड 1 और 2 में मिलती है। ये पूछा जाता है कि एंगल प्लेट कितने ग्रेडों में होता है। 2 ग्रेड, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 एंगल प्लेट ग्रेड 2 की अपेक्षा अति परिशुद्ध होती है तथा अधिकतर टूल रूम में प्रयोग की जाती है। ग्रेड 1 जो है जैसा नंबरिंग है उसी के अनुसार ग्रेड 1 ज़्यादा एक्यूरेट होता है ग्रेड 2 के मुकाबले। तो ज़्यादा एक्यूरेट है तो कहाँ यूज होगा, तो टूल रूम में ना। टूल रूम बताएं जहाँ मशीनें जो यूज होता है, टूल रूम में जो भी मशीनें यूज होती है वो एडवांस फंक्शन वाली होती है। जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो हाई एक्यूरेसी वाले होते हैं। तो ग्रेड 1 यूज होता है वहाँ पे। ग्रेड 1 एंगल प्लेट्स आर मोर प्रिसाइज देन ग्रेड 2 एंड आर मोस्टली यूज इन टूल रूम्स। ग्रेड 2 की एंगल प्लेट साधारणतः मशीन शॉप में प्रयोग की जाती है। ग्रेड 2 जो एंगल प्लेट होती है ये वर्कशॉप में या मशीन शॉप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, ग्रेड 2 एंगल प्लेट्स आर जनरली यूज्ड इन मशीन शॉप्स। क्वेश्चन है कि टूल रूम में किस ग्रेड की एंगल प्लेट प्रयोग की जाती है। विच ग्रेड ऑफ एंगल प्लेट इज यूज्ड इन टूल रूम। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड ए, ग्रेड बी। ग्रेड ए ग्रेड बी तो मिलता ही नहीं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो ग्रेड 1 है ना, तो टूल रूम में यूज होगा। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, एंगल प्लेट परिशुद्धता के आधार पर कितने ग्रेडों में मिलती है। इन हाउ मेनी ग्रेड्स एंगल प्लेट्स आर फाउंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्यूरेसी। ग्रेड ए और ग्रेड बी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड ए, ग्रेड सॉरी ऑल ऑफ दिज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में मिलते हैं ना। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है इतना कहानी। इतना अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है एंगल प्लेट के विभिन्न साइज, डिफरेंट साइज ऑफ एंगल प्लेट्स ओनली फॉर ग्रेड 2। ग्रेड 2 में जो एंगल प्लेट होती है उनका साइज है। एंगल प्लेट को हम लोग नंबर द्वारा बताते हैं। ये 1 से लेकर कितना तक है, 10 नंबर तक। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा इसका साइज भी बढ़ेगा। तो एंगल प्लेट में बताए थे साइज कैसे लेते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ना, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये एमएम में दिया गया है। जैसे मान के चलिए नंबर 1 एंगल प्लेट है, ये साइज नंबर है। नंबर 1 एंगल प्लेट है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना होगा, तो 125, 75 × 100। जैसे है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वैसे ही समझना है। यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई है 2 नंबर के लिए। जैसे जैसे देखते जाएंगे तो 10 के लिए देखिए ना ये कितना बड़ा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता नहीं है, लेंदी करने के लिए किसी कभी कभी सेमेस्टर वाला में पूछ लेता है। जैसे ये 5 नंबर का पूछा है एक बार, तो इसका साइज, तो आपको खाली इतना ध्यान रखना है जैसे जैसे साइज नंबर बढ़ेगा
तो एंगल प्लेट का साइज भी क्या होगा, बढ़ते जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो ये है स्पेसिफिकेशन ऑफ एंगल प्लेट। स्पेसिफिकेशन विवरण के बारे में देखें तो एंगल प्लेट का विवरण देने के लिए एंगल प्लेट का साइज, नंबर, ग्रेड तथा इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, जिसको आईएस नंबर बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर बताया जाता है। टू गिव डिटेल्स ऑफ एंगल प्लेट, द साइज, नंबर, ग्रेड एंड इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, आईएस नंबर ऑफ एंगल प्लेट आर टोल्ड। जैसे एग्जांपल में देखिए ना कि ए है साइज नंबर 6 ग्रेड 1 बॉक्स एंगल प्लेट को इस तरह से बताया जाता है। अगर कोई एंगल प्लेट है जिसका साइज नंबर क्या है 6, साइज नंबर 6 के अनुसार टेबल में जो दिखाए थे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो डिफाइंड है और ग्रेड 1 है ये, और ये बॉक्स एंगल प्लेट है, तो कैसे लिखा जाए, इसको ऐसे लिखते हैं साइज नंबर 6 ग्रेड 1 बॉक्स एंगल प्लेट इज टोल्ड लाइक दिस। कैसे लिखेंगे, ये इंग्लिश पार्ट था, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, ये एक लाइन में बॉक्स एंगल प्लेट 6 GR1 IS 623। अगर यहाँ पर देखें तो एंगल प्लेट, ये 6 का मतलब क्या है, साइज नंबर है ना, ये GR1 का मतलब क्या है, ग्रेड 1 है, इसके जगह पर ग्रेड 2 भी लिख सकते हैं। ये IS 623 का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान के द्वारा दिया गया नंबर। साइज नंबर 2 ग्रेड 2 एंगल प्लेट को इस तरह से बताया जाता है, साइज नंबर 2 ग्रेड 2 एंगल प्लेट से टोल्ड इन दिस वे। अगर साइज नंबर 2 है और ग्रेड 2 है तो कैसे बताएंगे, तो एंगल प्लेट 2 GR2 IS 623, ये साइज नंबर 2 ग्रेड 2 और भारतीय मानक संस्थान के द्वारा दिया गया नंबर, ये ऐसे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का वी ब्लॉक। अगर यहाँ पर देखें वी ब्लॉक के लिए ये भी सपोर्टिंग टूल में आता है, ये वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक में अगर देखें तो ये वी ग्रुप होता है। वी ग्रुप का कोण कितना होता है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है, तो 90 डिग्री होता है। ये साइड में अगर देखें तो ये क्लैंपिंग के लिए, यू क्लैंप को फंसाने के लिए साइड में एक ग्रुप बना होता है, ठीक है, साइड में ग्रुप बना होता है। अब क्या काम है, तो इस तरीके से गोल या बेलनाकार जॉब जो होता है उसको सहारा दे करके इस पर मार्किंग करना या ड्रिलिंग करना, इन सभी कामों के लिए हम लोग इस वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। और मटेरियल क्या होगा, तो क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन होगा, नहीं तो ग्रेड के आधार पर आपको दो मटेरियल बताएंगे, ए और बी ग्रेड के आधार पर, ठीक। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कैसे इसमें काम होता है, जॉब को सहारा दे करके, जब भी जॉब को सहारा देने की बात आए और गोल या बेलनाकार जॉब होगा तो वी ब्लॉक होगा। जैसे पाइप भाइस में बताए थे, वो भी कैसा होता है, जबड़ा पाइप भाइस का, तो वी ब्लॉक भी जैसा ही बना होता है, वो भी 90 डिग्री था। उसी तरीके से यहाँ पर भी जॉब का सेंटर निकालने के लिए, जॉब का सेंटर निकालने के लिए स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक होता है, ये इसका स्पिंडल या पिलर होता है, ये स्क्राइबर होता है। इसको हम लोग पिलर या स्पिंडल के ऊपर नीचे हाइट के अनुसार खिसका सकते हैं। अगर गोल जॉब का मार्किंग करना है तो कैसे, तो इस तरीके से इस पर कोई भी एक हाइट हम लोग सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद जॉब को वी ब्लॉक के ऊपर रख करके और जो भी हम लोग हाइट सेट किए हैं उससे एक लाइन की मार्किंग करेंगे। अब एक बार जो हाइट सेट कर लिया गया, इसमें ये स्क्राइबर है तो उस हाइट को चेंज नहीं करना है। अब जॉब को क्या करेंगे, फिर घुमाएंगे जॉब को इस तरीके से घुमा के दूसरा लाइन, फिर घुमाएंगे तीसरा लाइन, फिर घुमाएंगे जॉब को चौथा लाइन। इस तरीके से इनका आपस में कटान बिंदु को मिलाया जाता है, ये जॉब का सेंटर निकलता है। तो सरफेस गेज में एक बार फिर इसको पुनः बता देंगे अच्छे तरीके से कि कैसे मार्किंग होता है सरफेस गेज स्क्राइबिंग ब्लॉक के द्वारा सेंटर मार्किंग। ये मैच्ड पेयर भी ब्लॉक है, इस पर जॉब को सहारा दे करके जॉब को मशीन के टेबल के ऊपर क्लैंप करके और यू क्लैंप के सहायता से जॉब को क्लैंप करके मशीन के ऊपर ले जा करके, और ये जो ड्रिल मशीन है इसका फीड हैंडविल से नीचे की तरफ फीड दे करके ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। तो गोलाकार जॉब की मार्किंग अथवा उन पर अन्य मशीनिंग क्रियाएं जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो ड्रिलिंग, मिलिंग मशीन के ऊपर ले जाकर काम करेंगे तो मिलिंग, या ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर ले जाएंगे तो ग्राइंडिंग आदि करते समय वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक इज यूज्ड व्हाइल मार्किंग सर्कुलर जॉब और डूइंग अदर मशीनिंग ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग इटीसी। नेक्स्ट देखें तो इसके मध्य में भी आकार का खांचा कटा होता है तथा इस खांचे का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ऐसे भी बना के 60 डिग्री नहीं मार देना है, 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये V shaped groove is cut in its middle and the angle of this groove is 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ना, क्वेश्चन है कि मार्किंग करते समय वी ब्लॉक का प्रयोग खाली स्थान क्लैंप करने के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग मार्किंग वी ब्लॉक इज यूज फॉर क्लैंपिंग वर्गाकार जॉब, रेक्टेंगुलर जॉब, सिलिंड्रिकल जॉब, इरेगुलर शेप जॉब। तो राइट आंसर क्या होगा, बेलनाकार जॉब को ना, सी। चलिए नेक्स्ट देखें तो बी ब्लॉक के वी ग्रुप का कोण कितना होता है। एंगल ऑफ बी ग्रुप ऑफ बी ब्लॉक के इसरो 2016 में पूछा है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 और 100 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 90 डिग्री
बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो ये वी ब्लॉक के टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नहीं तो ISI के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार। इसमें पहला है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। देखिए वी ब्लॉक में अगर देखें तो ये जो वी ग्रुप होता है इसको हम लोग लेवल बोलते हैं। तो इसमें कितना लेवल है, एक लेवल है। ये साइड में जो ग्रुप होता है इसको ग्रुप ही बोलते हैं। तो ग्रुप भी कितना है, एक है। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। कभी कभी फिगर देख के और पूछा जाता है कि कौन सा वी ब्लॉक है, तो फिगर से संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे इसके लिए ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ये UPRBNL में पूछा है एक बार। नेक्स्ट है सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। ये सिंगल लेवल वी ग्रुप तो एक ही है, ये सिंगल लेवल बोलते हैं। और ये जो साइड में ग्रुप बना है ये एक है और ये दूसरा ग्रुप है। तो सिंगल नाम क्या होगा, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। नेक्स्ट है डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, यानी ये एक लेवल ये दूसरा लेवल और ये ग्रुप कितना है तो एक ही है। तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ये ग्रुप का प्रयोग होता है क्लैंपिंग, जो क्लैंप होता है यू क्लैंप, उसको फंसाने के लिए, उसके लेग को फंसाने के लिए। तो यहाँ पर ये पूछा है फिगर देकर UPRBNL में, तो फिगर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक होता है। मैच्ड पेयर वी ब्लॉक में देखें तो ये मैच्ड पेयर वी ब्लॉक है। इसको लेटर या नंबर द्वारा पहचाना जाता है। जैसे लेटर में ए है तो ये भी रहेगा, इससे ये पता चलता है इसका लंबाई और ये जो एक्यूरेसी है ये एक समान है। जैसे चप्पल का नंबर होता है, 10 नंबर पहन रहा है कोई तो 10 नंबर दोनों रहता है। ऐसा तो होता नहीं है कि एक 10 नंबर एक 15 नंबर पहनता है। तो 10 ये लेटर के द्वारा नहीं तो 10 नंबर अगर है तो 10 नंबर लिख देगा या 5 नंबर। जो कंपनी बनाने वाली है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने अनुसार इसको नाम देता है, या तो लेटर दे सकता है नहीं तो नंबर दे सकता है। इससे यही पता चलता है कि दोनों एक समान एक साइज एक्यूरेसी वाले हैं। तो बड़े जॉब को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना ये बेलनाकार जॉब है, इसके ऊपर अगर ड्रिलिंग करना होगा तो इसको सहारा देने के लिए तो पहले ये 2 मैच्ड पेयर वी ब्लॉक लगेगा। फिर ये यू क्लैंप है, यू क्लैंप का लेग इस ग्रुप में फंसा करके जॉब को क्लैंप करके ड्रिलिंग मशीन के टेबल के ऊपर ले जाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं। मार्किंग करना होगा मार्किंग टेबल के ऊपर, तो इसके ऊपर भी रख करके जॉब की मार्किंग कर सकते हैं। और मार्किंग करते समय ये वी ब्लॉक जो होगा इसके किनारे को इस मार्किंग टेबल के ऊपर जो इनग्रेव्ड लाइनें होती है, रेफरेंस लाइन होती है, उसका सहारा लेकर के जॉब को सीधा भी सेट रख सकते हैं। इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध होते हैं तथा समान साइज के समान एक्यूरेसी वाले होते हैं। द टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन पेयर्स एंड हैव द सेम एक्यूरेसी ऑफ द सेम साइज। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है, इन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा दी गई संख्या या अक्षर द्वारा पहचाना जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो बना रहा है, दीज आर आइडेंटिफाइड बाई ए नंबर और लेटर असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। इस ब्लॉक सेट का प्रयोग लंबे शाफ्ट को मशीन बेड अथवा मार्किंग टेबल पर सहारा देने के लिए करते हैं, ये बता दिए। दिस ब्लॉक सेट इज यूज्ड टू सपोर्ट लॉन्ग शाफ्ट ऑन मशीन बेड और मार्किंग टेबल। नेक्स्ट अगर देखा जाए ये है वी ब्लॉक विथ क्लैंप। वी ब्लॉक विथ क्लैंप यहाँ पर देखें तो ये जो वी ब्लॉक होता है ये क्लैंप के साथ ही आता है। ये यू क्लैंप होता है, ये स्क्रू बोल्ट होता है, ये थंब नट है, इसको लगा करके इस हाथों द्वारा घुमा सकते नहीं तो होल रहता है तो हैंडल डाल करके घुमाया जा सकता है। इसका यूज कैसे होता है तो इसका एक सेटिंग ड्रिलिंग मशीन के टेबल के ऊपर है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वी ब्लॉक है, ये साइड वाला ग्रुप है, ये जॉब है, ये जो व्हाइट दिख रहा है, इसमें अगर हम लोगों को ड्रिलिंग करना है, होल करना है तो सबसे पहले तो इस वी ब्लॉक को हम लोग मशीन के टेबल के ऊपर सेट करेंगे। तो मशीनों के टेबल के ऊपर बताए थे टी स्लॉट होता है जिसमें टी बोल्ट को फंसा करके और हम लोग जॉब और क्लैंप की सहायता से जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ये वी ब्लॉक को क्लैंप किया जा रहा है तो वी ब्लॉक को क्लैंप कर सकते हैं। ये क्लैंप है, ये ग्रुप में ये क्लैंप को इधर से फंसाया गया है, इधर से भी दूसरे क्लैंप को फंसाया गया है टी हेड बोल्ट को डाल करके, और ये ऊपर से नट और वाशर डाल दिया गया है, इसको क्लैंप कर दिया गया। दूसरा एक बोल्ट है, इसको उल्टा लगाया गया है ताकि ये क्लैंप सपोर्ट में रहे। ये उल्टा है, इस होल में थ्रेड होगा, इसको टाइट करते जाएंगे और ये दूसरा जो बोल्ट है इसको भी टाइट करेंगे तो ये सहारा देगा क्लैंप को। तो ये जो वी ब्लॉक है इधर से इसको क्या कर दिया है, क्लैंप कर दिया इधर से और इधर से, तो वी ब्लॉक मशीन के टेबल पर फिक्स हो गया। अब यहाँ पर जॉब को ये वी ब्लॉक का ये जो वी ग्रुप है इसमें रख देते हैं। रखने के बाद ऊपर से ये लकड़ी का पैकिंग दिया गया है। लकड़ी का पैकिंग इसलिए ताकि जब इस स्क्रू को टाइट किया जाए तो ये डायरेक्ट इसका सतह जॉब के सतह से संपर्क में ना आए, नहीं तो संपर्क में आएगा तो फिनिशिंग बिगाड़ देगा, खराब कर देगा ना, निशान आएगा। इसीलिए लकड़ी की पैकिंग। ये यू क्लैंप है, तो यू क्लैंप का लेग भी कहाँ है, तो ये जो
साइड में ग्रुप बना है, इसी में इसका यू क्लाइंब कर लेगा, ऐसे फंसा हुआ है। अब जॉब को भी क्लाइंब कर दिया गया। ड्रिल मशीन के टेबल पर है, ये ड्रिल मशीन का चक है जिसमें ड्रिल पकड़ा गया है, नीचे की तरफ फिट दे करके इसमें होल कर सकता है। अगर आर पार होल करना है तो उसके अनुसार जॉब को सेटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकाल दो जॉब को ताकि ड्रिल नीचे आ सके। समझ में आ रहा चीज? तो ऐसे भी ब्लॉक विथ क्लाइंब। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक भी ब्लॉक। अगर इसके लिए देखें तो ये मैग्नेटिक भी ब्लॉक है, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसमें चुंबक होता है, यानी जॉब को रख करके उसको चिपकाना है। इसमें किसी भी प्रकार के क्लैंप की आवश्यकता नहीं है, बिना क्लैंप के ये काम होता है। लेकिन हर प्रकार के जॉब के लिए नहीं। जो फेरस धातु होती है जिसमें लोहे की मात्रा होती है, लोहे को ही चुंबक चिपकाएगा ना, एल्युमिनियम और कॉपर को तो चिपकाएगा नहीं है, तो फेरस धातुओं के लिए यूज होता है। जॉब को रख कर इस पर जब ऑन करते हैं तो चुंबक एक्टिव होता है, जॉब को ये अच्छे तरीके से पकड़ लेता है, किसी क्लैंप की आवश्यकता नहीं है। तो किसके लिए यूज होता है? तो ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और मार्किंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मार्किंग के लिए जैसे जॉब का सेंटर निकालना होगा अगर, तो ये वर्नियर हाइट गेज, जैसे स्क्राइबिंग ब्लॉक के द्वारा गोल जॉब का सेंटर निकालते हैं, उसी तरीके से वर्नियर हाइट गेज के द्वारा भी सेंटर निकाल सकते हैं। प्रोसेस वही है, एक हाइट पर सेट करके 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इनका कटिंग पॉइंट मिलाएं तो सेंटर मिलेगा। तो मार्किंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग होता है। ऐसा पूछा जाता है कि मैग्नेटिक भी ब्लॉक का यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो बी ब्लॉक की परिशुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक ए एवं बी ग्रेड में मिलते हैं एक्यूरेसी के आधार पर। बी ब्लॉक आर फाउंड इन ए एंड बी ग्रेड। ए ग्रेड बी ब्लॉक अति परिशुद्ध उत्तम स्टील, हाई क्वालिटी स्टील के हार्ड एवं ग्राइंड किया होता है, अच्छे तरीके से फिनिश किया होता है। साधारणतः 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। ए ग्रेड बी ब्लॉक इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी हार्डन्ड स्टील एंड ग्राउंड जनरली अवेलेबल अप टू 100 mm लेंथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी ब्लॉक कितने ग्रेड में, तो ए और बी ग्रेड बताएंगे। ए ग्रेड जो होता है ये किसका बना होता है? तो हाई क्वालिटी स्टील और 100 mm लंबाई में मिलते हैं। आगे हम लोग बी ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे, तो बी ग्रेड क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन का मिलता है और ये 300 mm लंबाई में होता है। समझ में आ रहा चीज? तो ये जो ए ग्रेड है इसका प्रयोग ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसका प्रयोग टूल रूम में, बी ग्रेड का प्रयोग मशीन शॉप में करते हैं। बाकी यहाँ पर ये डिटेल्स लिखा है इसमें। नेक्स्ट अगर देखें तो ये बी ग्रेड वाले के लिए, बी ग्रेड के बी ब्लॉक ए ग्रेड के बी ब्लॉक की अपेक्षा कम परिशुद्ध होते हैं या क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। महीन कड़ों वाले भूरे ढलवे लोहे के बने होते हैं। बी ग्रेड बी ब्लॉक आर लेस प्रिसाइज देन ए ग्रेड बी ब्लॉक, दे आर मेड ऑफ क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन। बी ग्रेड के बी ब्लॉक प्राय मशीन शॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या 300 mm लंबाई तक होते हैं। बी ग्रेड के बी ब्लॉक मशीन शॉप में सभी साधारण कार्यों के लिए 300 mm लंबाई, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। बी ब्लॉक ऑफ बी ग्रेड आर ऑफ्टन यूज फॉर सिंपल वर्क्स इन मशीन शॉप्स, दे आर अवेलेबल अप टू 300 mm लेंथ। क्वेश्चन है, ग्रेड बी के बी ब्लॉकों को खाली स्थान से बनाया जाता है। बी ब्लॉक्स ऑफ ग्रेड बी आर मेड ऑफ, इसरो 2015 में पूछा है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, माइल स्टील, स्टील टूल स्टील। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अगर देखें यहाँ पर तो क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन ए होगा ना, ए राइट आंसर होगा बी ग्रेड के लिए। चलिए आगे की तरफ चलें। बी ग्रेड के बी ब्लॉक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बी ग्रेड बी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर टूल रूम कार्यों के लिए, मशीन शॉप में साधारण कार्यों के लिए, कैलिब्रेशन कार्यों के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो बी ग्रेड ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ए ग्रेड ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ए ग्रेड टूल रूम में यूज होता है, बी ग्रेड साधारणतः मशीन शॉप में यूज होता है। तो बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो स्पेसिफिकेशन या डेजिग्नेशन ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक का विवरण कैसे दिया जाता है? तो बी ब्लॉक के विवरण को देने के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो बी ब्लॉक को मूल साइज यानी नॉमिनल साइज में मुख्यतः लंबाई बताया जाता है, लेंथ, तथा उसमें पकड़े जाने वाले वर्क पीस के न्यूनतम एवं अधिकतम व्यास तथा ग्रेड एवं BI स्टैंडर्ड नंबर द्वारा नामित किया जाता है। यानी लंबाई, उसमें जो जॉब पकड़ा जा रहा है उसका मिनिमम डायमीटर कितना, मैक्सिमम कितना। यानी एक भी ब्लॉक होगा तो एक ही जॉब को पकड़ने के लिए थोड़ी होगा, अलग अलग डायमीटर के रेंज के जॉब को पकड़ने के लिए होता है। और फिर ग्रेड बताते हैं और फिर BIS नंबर या इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, जैसे एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं आगे। द बी ब्लॉक इज डिजिग्नेटेड बाय द नॉमिनल साइज यानी लेंथ एंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क पीस टू बी हेल्ड इन इट एंड ग्रेड एंड BIS स्टैंडर्ड नंबर। जैसे देखिए ना एग्जाम्पल में कि 50 mm लंबा बी ब्लॉक 5 से 40 mm व्यास के बीच के जॉब को पकड़ने में समर्थ है तथा उसका ग्रेड ए है, तो उसे इस प्रकार बताया जाता है। जैसे देखिए ना, ए 50 mm लॉन्ग बी ब्लॉक इज क्लैंप ऑफ होल्डिंग ए जॉब बिटवीन 5 mm to 40 mm इन डायमीटर एंड इट्स ग्रेड ए
देन इट इज डिस्क्राइब्ड एज, कैसे इसको बताएंगे, एक 50 mm लंबा भी ब्लॉक है जो कि 5 से 40 mm व्यास के जॉब को पकड़ने में सक्षम है और उसका ग्रेड ए है, तो कैसे बताएं। तो देखिए ऐसे बताया जाता है, भी ब्लॉक 50 540 ए IS 2949, इसमें भी ब्लॉक ये 50 क्या है तो लंबाई है, ये 540 क्या है 5 से 40 तक, यानी 5 mm से लेकर के 40 mm व्यास तक के जॉब को पकड़ने में समर्थ है, यानी 5 mm वाला 6 mm वाला भी रख सकते हैं, 8 mm 10 mm 15 mm, यानी किसी तरीके से कितना तक तो 40 mm तक। ग्रेड क्या है तो ग्रेड ए है, दूसरा ग्रेड बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर जितना मिलता है ग्रेड। IS 2949 भारतीय मानक संस्थान के द्वारा दिया गया फिक्स्ड नंबर है। तो ऐसे लिखकर पूछा जा सकता है कि बी ब्लॉक के लिए इस तरीके से विवरण दिया गया है, तो इसमें जितना टर्म आ रहा है, जैसे ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ करके रखना है, दिमाग में बिठा करके रखना है। इन केस ऑफ मैच्ड पेयर भी ब्लॉक, जोड़े वाले भी ब्लॉक, अगर जोड़ा वाला भी ब्लॉक होगा मैच्ड पेयर, तो मैच्ड पेयर को हम लोग एम से सूचित करते हैं, एम का मतलब ही है मैच्ड पेयर। तो भी ब्लॉक एम 50 540 ए IS 2949, यानी डाटा यही रहे कि 50 mm लंबाई 5 से 40 mm व्यास तक के जॉब को पकड़ने में समर्थ है, एक ग्रेड है और मैच्ड पेयर वाला था, इसके लिए खाली ये आएगा भी ब्लॉक एम 50 540 ए IS 2949, यानी यहाँ पर मैच्ड पेयर लंबाई 50 5 से 40 mm व्यास तक के जॉब को पकड़ने में समर्थ है, ग्रेड ए है, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 2949। नेक्स्ट है फॉर भी ब्लॉक विथ क्लैंप, अगर क्लैंप वाला भी ब्लॉक है तो भी ब्लॉक विथ क्लैंप लिख ही देते हैं, फिर इसी तरीके से विवरण देंगे 50/540 ए IS 2949, ऐसे विवरण दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो आज का कहानी खत्म, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा ये है मार्किंग टूल्स, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक।